इस वक्त हम देश के दो बेहद अहम मामलों की बात करेंगे। गवाहों को कौन मार रहा है, ये सवाल उठ रहा है और इन दोनों केस से जुड़े लोगों की मौत लगातार होती जा रही है। सिलसिला चल पड़ा है हत्या और संदिग्ध मौतों का। एक मामला आसाराम केस में गवाहों की मौत से जुड़ा है तो दूसरा मामला है मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले का। व्यापम घोटाले से जुड़े अब तक 45 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और कुछ ऐसा ही हो रहा है आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले गवाहों का भी, उनसे जुड़े खुलासा करने वालों का भी। आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले अब तक 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। कई आश्रम की सच्चाइयों को उजागर करने वाले लोगों पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। तो सवाल ये कि इन दोनों मामलों में, आसाराम के मामले में और व्यापम घोटाले के मामले में, इन मौतों के पीछे रहस्य क्या है, ये मौतें क्यों हो रही हैं, गवाहों की हत्याएं क्यों की जा रही हैं और ये सब क्यों हो रहा है। सवाल ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में अब तक 45 से ज़्यादा मौतें इस केस से जुड़े लोगों की हो चुकी हैं, जिसमें गवाह शामिल हैं, जिसमें आरोपी शामिल हैं, जिसमें संदिग्ध लोग शामिल हैं, जिसमें इस केस की जांच करने वाले लोग भी शामिल हैं। आसाराम बलात्कार के आरोप में जेल में है। आसाराम का बेटा नारायण साईं फिलहाल जमानत पर बाहर है, लेकिन उस पर भी बलात्कार का मामला है और आसाराम से जुड़े केस के 3 गवाहों की मौत हो चुकी है। उन पर हमले होते हैं, उन गवाहों को धमकी दी जाती है। हमारे साथ इस वक्त आसाराम के पूर्व सेवादार राहुल मौजूद हैं, नीलम दुबे प्रवक्ता हैं, प्रशांत पांडे विसल ब्लोअर हैं जिन्होंने व्यापम घोटाले को उठाया था, गीता लूथरा सुप्रीम कोर्ट की वकील हमारे साथ यहां पर हैं। लेकिन राहुल, जिनका चेहरा हम यहां पर नहीं दिखा रहे हैं, अंधेरे में वो बैठे हैं, उनकी पहचान जाहिर करना उपयुक्त यहां पर नहीं होगा और राहुल भी इसी तरह से चाहते हैं। तो सेवादार हैं आप आसाराम के, हम आपसे चाहेंगे सबसे पहले किस तरह से आप इस मामले को देखते हैं, गवाहों की जो मौत हो रही है, और आप क्योंकि आश्रम से, आप क्योंकि आसाराम से बहुत अच्छी तरह, बहुत नज़दीकी से जुड़े रहे हैं, ये सेवादार का काम क्या होता है, सेवादार करते क्या हैं, ये बताइए पहले। मैं आसाराम का पहले बताना चाहूँगा XPA रहा हूँ। मैं आसाराम का मतलब सेवादार तो रहा हूँ, उसके बाद मैं आसाराम का पूर्व सचिव हो गया था। तो वहाँ की जो सेवादार के, मैं आपको वहाँ एक 4 सर्कल होते हैं। पहला सर्कल होता है आश्रम के अंदर जो झाड़ू लगाता है, छोटे मोटे काम करता है, फावड़े चलाता है। दूसरा सर्कल होता है, वो बहुत छोटा सर्कल होता है जिसके आसाराम तक कभी पहुंच नहीं हो पाती। और दूसरा सर्कल होता है, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं और वो वहां पर काम करते हैं और वो भी आसाराम तक उनकी पहुंच नहीं होती है, बस कभी कभी फोन पर बात होती है। और उन जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट के हेड के जो नीचे काम करते हैं, कुछ वो लोग होते हैं। उसके बाद एक टॉप सर्कल आता है जिसमें संचालक होते हैं। उस संचालक के अंदर भी एक पूरा टॉप सर्कल होता है जिसमें आसाराम के जो बहुत क्लोज लोग होते हैं, जिनको आसाराम की सारी सच्चाइयां पता होती हैं, जो आसाराम के साथ रहते हैं। जैसे उसका रसोइया हो गया, बॉडीगार्ड हो गया, उसका साथ रहने वाला, उसके साथ रहने वाला जो कुछ पत्र पढ़ते हैं, लेटर पढ़ते हैं, जो उसके साथ कुटिया में रहते हैं, एक पर्सनल एड की तरह जो रहते हैं, तो वो सबसे ज्यादा टॉप सर्कल होता है, बहुत क्लोज होता है आसाराम के। और आसाराम की सारी सच्चाइयां उनको पता होती हैं। कुछ ऐसा है जो दुनिया से छिपा हुआ है और ये जो लोग आसाराम के नज़दीक रहते हैं या जो रह चुके हैं आप जैसे लोग, वो बहुत सारी सच्चाई जानते हैं और इसीलिए आप लोगों पर खतरा है? जी बिल्कुल। मेरे पर 2 बार हमले हो चुके हैं। मेरे पर जोधपुर कोर्ट के अंदर चाकू से हमला हुआ और आसाराम के बारे में जो भी जानेगा उसको मारा तो जाएगा ही, आज नहीं कल। वो कहीं ना कहीं तो ताक में रहेंगे, क्योंकि अभी जो हमला हुआ है इससे 2 तरह के फायदे वो कोशिश कर रहे हैं हासिल करने की, कि अहमदाबाद केस में कोई गवाही ना दे, क्योंकि तो अगर जोधपुर में जिसने गवाही दी, क्या गलत काम उन लोगों ने किया है जो आप लोगों से इतना बड़ा खतरा कि आपकी जान लेने पर उतारू? देखिए, वहां पर ऐसा कौन सा गलत काम है जो आश्रम में नहीं होता। हमने अपनी आंखों से देखा। मैंने तो अपने स्टेटमेंट में भी कहा है और आसाराम से मैंने पूछा भी था कि आप ये सब क्या करते हैं लड़कियों के साथ, तो उन्होंने स्वीकार किया था कि ब्रह्मज्ञानी को ये सब करने से कोई पाप नहीं लगता। मेरे सामने ये चीज उन्होंने स्वीकार की थी।
तो ये सब तो छोटी छोटी घटनाएं हैं, और वहां पर गुंडागर्दी से लेके पहले भी आप लोगों ने एक्चुअली मीडिया ने की हुए ऑपरेशंस किए थे, स्टिंग ऑपरेशंस, इसमें काफी डिटेल्स निकाली थी कि वहां क्रिमिनल भी रखे जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें और बहुत सारे उल्टे सीधे काम सब आश्रम में अवैध काम जिनको कहा जाता है सब होते हैं। जमीनों पे कब्जे से लेके तो गुंडे वो लोग रखते ही हैं, और उन्हीं से सब हमले वगैरह करवाए जाते हैं। नीलम दुबे तो बहुत हम लोग जो रहते हैं हम ही लोगों को सुन पता पा है क्या रही है, हैं जो अभी आपके एक पूर्व सेवादार बात कर रहे हैं, हाँ या नहीं, पहले ये बता दीजिए क्योंकि आप अभी जुड़ी हैं हमसे। देखिए एज क्या मनगढ़ंत कहानी नहीं ठीक है ठीक है, अब आप ये भी सुन लीजिए नीलम जी, एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोग संत कहते हैं, सुन तो लीजिए, उसे संत कहते हैं नीलम जी, और उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। संपर्क नीलम जी से इस वक्त हमारा टूट चुका है। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो आप बता रहे थे कि वहां पर लड़कियों के साथ गलत काम होते हैं, अवैध कब्जे होते हैं, वहां पर गुंडे बदमाश पाले जाते हैं, और क्या होता है? जी वहां पर लड़कियों के साथ तो गलत कृत्य होते ही हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। किस तरह से मैंने अपने स्टेटमेंट में भी एक्चुअली तीनों जगह मैं गवाह हूं, सूरत में, अहमदाबाद और जोधपुर के अंदर। तो वो जो वहां पर वो लड़कियों के वो बड़े तरीके से सेलेक्ट करते थे, टॉर्च के इशारे से, उंगली के इशारे से, या उनको कोई लड़की दूर से दिख जाती थी तो उनके साथ 3-4 लड़कियां रहा करती, तो उनको वो सेलेक्ट करके वहां से बड़े समझा बुझा के लेके आते थे। वो बताते थे कि बापूजी कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है, और जब वो कृष्ण है तो अपना आपके पास जो सबसे कीमती चीज है वो बापूजी को समर्पित कर दो, और बापू अगर आपको अपनी बाहों में भर लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपको आप मुक्त हो जाएंगे। इस तरह की चीजें कह के वो बार बार लड़कियों को बरगलाते थे। वो लड़कियां जो उनके साथ होती थी और बरगला के आश्रम तक पहुंचाई जाती थी, और ऐसी ये सब घटना होती थी। मैंने अपनी आंखों से 16-16, 17-17 साल की लड़कियों को ये सब वहां जाते हुए देखा, और आशाराम को किस तरह से उनको पकड़े हुए, एक्चुअली एक जैसे कामुक पुरुष दो बुरी हरकतें करता है बच्चियों के साथ, उस तरह से मैंने करते देखा है, स्टेटमेंट में भी दिया है। और उसके बाद लड़कियां निकलती है बहुत बुरी हालत में रोती हुई, और ये मैंने बहुत कई बार देखा है वहां पर। नीलम जी जवाब दीजिए। और अब तो आवाज भी नहीं आ रही। आ रही है, आवाज आ रही है नीलम जी, सुन पा रही हैं आप हमें? नहीं अभी संपर्क हो पा रहा है हमारा नीलम दुबे से। हम जो कि प्रवक्ता हैं आसाराम की, उनसे इन सब तमाम आरोपों पर जवाब जरूर लेंगे। गीता जी आपने भी सुना जो पूर्व सेवादार हैं आसाराम के, हम उनका नाम भी अब नहीं लेना चाहेंगे उनकी सुरक्षा के मद्देनजर, उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए ये वाकई हिला देने वाले आरोप हैं। हम आपसे इस पर भी चर्चा करेंगे कानूनी पक्ष पर, लेकिन जिस तरह से व्यापम एक और घोटाला है मध्य प्रदेश का, 45 से ज्यादा वहां पर मौतें हो चुकी हैं। गीता जी आपको लगता है कि वाकई इस घोटाले में ऐसा कुछ है जिससे जुड़े लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं? हाँ बिल्कुल, कोई भी ऐसा जो सेंसिटिव इशू है जिसमें किसी की मौत हो, जैसे कि आसाराम के केस में अटैक हो रहा है या व्यापम घोटाले में, तो बहुत क्लियर हो जाता है कि विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट कभी ना कभी तो आना ही चाहिए। और मुझे ये लगता है कि अब सब लोगों के सामने क्लियर हो गया है कि बहुत बड़ा घपला है और इसी वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। कमी कहाँ है गीता जी? क्या किसी भी घोटाले से जुड़े अगर गवाह है उन्हें मार दिया जाता है तो उस केस से जुड़ी एक अहम कड़ी कट जाती है, लेकिन सीधे सीधे अगर आप सिद्ध ना कर पाएं कि वो घोटाले से जुड़े होने की वजह से मारा गया या उसका एक्सीडेंट हुआ या उसकी हत्या की गई, तो क्या उसे फायदा हो जाता है उस घोटाले से जुड़े व्यक्ति को सीधे? गीता जी देखिए, अक्यूज को तो बहुत ही फायदा है। जहां जो विटनेस है वो मर जाए और ये भी नहीं प्रूव हो सके कि किसने मारा है। अब ये देखिए कि जैसे आसाराम के केस में भी बहुत से इनके फॉलोअर्स ऐसे हैं जो भी अटैक करेंगे, जिन्होंने एसिड अटैक्स किए हैं और अटैक्स किए हैं, तो अनलेस आप इनको अटैच कर सकें कि ये किसी अक्यूज ने करवाया है, आप एक तरफ से तो विटनेस खत्म हो जाएगा और दूसरी तरफ से आप कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे
कि तो ये गीता जी, किसने कमी किया है हमारे कानून में कहाँ है? उनका अक्यूज से कनेक्शन है, कमी हमारे कानून में कहाँ है? तो व्यापम से जुड़े एक के बाद एक लोग मरे जा रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, पता नहीं चल रहा कैसे हो रही है, केस कमजोर होता जा रहा है। आसाराम के मामले में भी यही हो रहा है, तो कमी कहाँ है? क्या सीधे सीधे कानून में एक्चुअली कोई प्रोविजन नहीं है। आप मर्डर का केस रजिस्टर करेंगे अगेंस्ट अननोन पर्संस, और अननोन पर्संस का केस रजिस्टर करके, लेकिन नीलम जी ये नहीं होता कि मान लीजिए आसाराम पर केस चल रहा है, उसके एक गवाह हैं, जैसे ये मौत हुई है शाहजहांपुर वाली, उसके गवाह है, उन पर हमला होता है, गोली मारी जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो शक सीधे आसाराम पर नहीं जाएगा? शक तो जाएगा, और उनके मेरे ख्याल बाकी लोगों को यह भी नहीं मालूम कि इससे उनकी बेल और दुर्लभ होती जाएगी। तो देखिए, जैसे आसाराम के केस में तो जैसे ही कोई मरेगा या किसी पे अटैक होगा, आसाराम की बेल के चांसेस और स्लिम और कमजोर होते जाएंगे। ये लोगों को मुझे लगता है मालूम नहीं है, या लोगों को इल्म नहीं है। वो इस लंबी बात को देख रहे हैं कि अगर हम इन विटनेसेस को मार देंगे तो नीलम जी ठीक है, गीता जी हम आगे आपसे बात करेंगे। नीलम जी, अब आपको आवाज सुनाई दे रही है और आपकी आवाज भी हम तक अब पहुंच जाएगी, क्योंकि आपसे संपर्क टूट गया था। नहीं, बात का जवाब देना चाहती हूं, हम आपसे जरूर जवाब लेंगे। क्या वजह है, क्यों आखिर गवाहों की मृत्यु हो रही है, मौत हो रही है, गवाहों को गोलियां मारी जा रही हैं, ये क्यों हो रहा है? दो मामले हैं, व्यापम और आसाराम। आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं। नीलम जी, आप ही के एक पूर्व सेवादार, आसाराम के ही निजी सचिव रहे शख्स ने जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर हैं, और वो एक अजीब सी स्थिति में संतों को खड़ा करते हैं। क्या जवाब है आपके पास? नीलम दुबे जी, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ, आपकी आवाज का मैं जवाब दे रही हूँ। हमने कल ही ये पेपर आपकी रिपोर्टर को दिया था, शायद आप तक नहीं पहुंचा, इसलिए आप ये मनगढ़ंत कहानी आपने हमें खूब सारी सुना दी, जो मैंने बहुत प्यार से सुन ली। मैं आपको ये बता रही हूँ, पहले एक बात हम और बता दें आपको, नीलम जी, पहले एक बात और बता दें, हमने कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाई है। आपके पूर्व सेवादार यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो खुद ही आरोप लगा रहे हैं, हमने कोई आरोप आप पर नहीं लगाया। खटखटा रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि हम खुद विटनेस की सिक्योरिटी मांग रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं, हमने रिक्वेस्ट किया है सेशन कोर्ट में कि हर मैं कुछ कहना चाहूंगा उसको सिक्योरिटी दी जाए, और ये वो कागज बिल्कुल आप कहिए नीलम जी, जो पूछना चाहें, जो कहना चाहें आप कहिए। हर विटनेस को सिक्योरिटी दी जाए। अगर हम कह रहे हैं कि मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ। सही जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और इस समय वो विटनेस को कोई गोली मार रहा है, जबकि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। सही जी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। झूठ और लोगों को गुमराह करने के तरीके लेते हैं। हमारी फ्रेश एप्लीकेशन का रास्ता बिल्कुल साफ हो रहा है, उस रास्ते को खत्म करने के लिए यह हादसे को अंजाम दिया गया। आप क्यों नहीं समझ? मैं आपको बताना, सही जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब इनका जो झूठ और ढोंग का कोसला है, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं बोल के, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप अभी माफी मांगिए। नीलम जी गुस्सा मत होइए, सब लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप बात नहीं प्लीज प्लीज आसाराम के लोग किसी को भी बुलाएंगे वो समय ही बर्बाद करते हैं, क्योंकि निवेदन आपसे करेंगे, गुमराह करने के लिए चिल्लाना शुरू करते हैं। विटनेस की सिक्योरिटी मांग रहे हैं, और आपने हमें व्यापम से जोड़ा है। आप तो चिल्ला रही हैं, आप तो चीख रही हैं, क्यों? आपने व्यापम से जोड़ा कैसे हमको? आप तो चिल्ला रही हैं। नीलम को सिखाया गया है कि बहुत तेज चिल्लाने से झूठ है वो सच बन जाता है। आसाराम ने सिखाया इन सबको कि बहुत तेज चिल्लाओ तो झूठ सच बन जाएगा। गलत काम होते हुए देखा, तब आपको क्यों नहीं बताया? आज आपको बताने का कारण क्या है? इनसे पूछिए कितने रुपए में बिके है ये। शाहजहांपुर में कल एक गवाह को गोली मारी गई, उनकी मृत्यु हो गई है। टेस्ट कराया जा सकता है, कराया जा सकता है, ब्रेन मैपिंग कराया जा सकता है। आज तक जो भी मैंने मीडिया में कहा है वो सब सच है, और यही चीज मैंने कोर्ट में भी की थी, लेकिन मेरे साथ में आसाराम का भी होना चाहिए। मैं आज भी बोलता हूँ इस सब चीजों के लिए। नहा धो के पड़े हैं, ये उनका काम है।
आपको समझ नहीं आ और रही ये लोग छोटी क्या सी करते हैं, बात? सिक्योरिटी कब मांगते हैं? जब किसी पे हमला कराना हो तो उसके बारे में पहले सिक्योरिटी मांगते हैं। मेरे ऊपर अटैक करने से पहले भी आशाराम ने सिक्योरिटी मांगी थी और सिक्योरिटी की बात की थी कि एक्चुअली गवाहों की सुरक्षा होनी चाहिए। अमृत प्रजापति पे भी सुरक्षा की बात की थी जब हमला होने से कुछ दिन पहले। अखिल के ऊपर भी हमला होने से कुछ दिन पहले सिक्योरिटी की बात की गई थी कि कोर्ट को बताया जा सके कि हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हमने नहीं मरवाया है। ये आशाराम के लोग यही हरकतें करते हैं लगातार। अगर किसी के बारे में सिक्योरिटी मांग रहे हैं, समझ लेना उसके ऊपर हमला होने वाला है, किसी गवाह के ऊपर। जिस दिन इसने शाहजहांपुर की पीड़िता के पिता के बारे में बोला था, मैं भी समझ गया था कि पीड़िता के ऊपर, पीड़िता के पिता पे हमला होने वाला है। हम आप दोनों को रोकना चाहेंगे यहाँ पर। हम यहाँ पर दो केसेस की बात कर रहे हैं, एक मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला है और दूसरा आसाराम वाला केस। इसमें गवाहों की मौत हो रही है। आसाराम के मामले में मुख्य गवाहों की हत्या होती जा रही है, जो जिंदा बचे हैं वो खौफ में हैं। व्यापम घोटाले में मौत का आंकड़ा 45 को पार कर चुका है। क्यों? सवाल यहां पर यह है कि आखिर क्यों ये मौतें हो रही हैं, क्या वो वजह है जो हत्याएं हो रही हैं।